नमस्कार, सीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के क्रम में हमने पूर्व की कक्षाओं में अभिधा शब्द शक्ति व लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में जाना। आज हम व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। देखो प्यारे बच्चों, हमने अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जाना। उसमें मुख्य अर्थ प्रकट होता है, शब्दकोशीय अर्थ प्रकट होता है। और हमने जाना कि लक्षणा शब्द शक्ति में हम अर्थ लक्षणों के आधार पर लेते हैं। लक्षणों के आधार पर अर्थ लेते हैं, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ लेते हैं, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति में न तो अभिधा शक्ति के द्वारा अर्थ प्रकट होता है, ना ही लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ प्रकट होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। जैसे किसी ने कहा संध्या हो गई, संध्या हो गई, तो संध्या होते ही कुछ जो औरतें थी उन्होंने सोचा कि अब हमें रसोई के कार्य में लगना चाहिए। कोई राहगीर है, वो सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चलना चाहिए। कोई पुजारी है तो वो ये सोचता है कि मुझे संध्या वंदना या प्रार्थना का कर्म करना है। तो व्यक्ति शब्द एक ही थे, वाक्य एक ही था, लेकिन उन वाक्य का अर्थ हर व्यक्ति ने अलग अलग अर्थ ग्रहण किया। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब किसी शब्द का अर्थ न तो मुख्यार्थ से प्रकट होता है और न ही लक्ष्यार्थ से प्रकट होता है, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ लिया जाता है, अलग अलग अर्थ लिया जाता है, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो हम परिभाषा लिख लेंगे। इसकी परिभाषा, जहां शब्द का अर्थ न तो मुख्यार्थ से प्रकट हो और न ही लक्ष्यार्थ से प्रकट हो, लक्ष्यार्थ से प्रकट हो, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति होती है। उदाहरण, सुबह के 8 बज गए। एक वाक्य, किसी ने कहा सुबह के 8 बज गए। अब वाक्य तो साधारण है, इस वाक्य को देखते हैं तब प्रकट होता है कि यह अभिधा शब्द शक्ति का है, लेकिन
वाक्य के अनुसार सब अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे, इस कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहां देखते हैं 8 बज गए, तो विद्यार्थी ये सोचेगा कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल के लिए तैयार होना है। महिलाएं ये सोचेगी कि मुझे बच्चों को तैयार करके उनका टिफिन बनाकर उनको स्कूल भेजना है। और जो व्यक्ति नाइट ड्यूटी करते हैं वो ये सोचेगा कि मुझे अब अपने घर की ओर प्रस्थान करना है। पुजारी ये सोचेगा कि मुझे अब सुबह की जो वंदना है, सुबह की जो प्रार्थना है, उसके लिए तैयार होना है या सुबह की वंदना करनी है। तो वाक्य एक ही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। इस कारण यह व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद माने जाते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद माने जाते हैं। एक है शाब्दिक व्यंजना, एक है आर्थिक व्यंजना। आर्थिक व्यंजना, शाब्दिक व्यंजना। शब्द से पता चल रहा है कि जब व्यंजना शब्द के द्वारा होती है वहां शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और जहां अर्थ के आधार पर व्यंजना होती है तो वहां आर्थिक व्यंजना रहती है। अगर शाब्दिक व्यंजना में किसी शब्द को परिवर्तित कर दिया जाए तो वहां पर व्यंजना मौजूद नहीं रहती, लेकिन आर्थिक व्यंजना में ये होता है कि शब्द का अर्थ समान होना चाहिए। शब्द बदला जा सकता है लेकिन उसका अर्थ वो का वो ही रहना चाहिए, तो वहां पर आर्थिक व्यंजना रहती है। शाब्दिक व्यंजना के अनुसार देखते हैं हम, तो मैं इनको ऊपर लिख देता हूं। शाब्दिक व्यंजना, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जहां शब्द विशेष के कारण, जहां शब्द विशेष के कारण व्यंजना होती है, वहां शाब्दिक व्यंजना शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहां शब्द विशेष के कारण व्यंजना होती है वो शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द यदि शब्द को हटा दिया जाए तो वहां व्यंजना नहीं रहती है। व्यंजना नहीं रहती है। जहां शब्द विशेष के कारण व्यंजना होती है वहां शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यदि शब्द को हटा दिया जाए तो वह व्यंजना शाब्दिक व्यंजना
नहीं रहती है। सातवीं व्यंजना के दो भेद माने जाते हैं, इन दो भेदों को आप याद तो कर लो। अभिधा मूला सातवीं व्यंजना, और एक है लक्षणा मूला सातवीं व्यंजना। अभिधा मूला सातवीं व्यंजना और लक्षणा मूला सातवीं व्यंजना, इनकी भी परिभाषाएं। अभिधा शब्द पर आश्रित व्यंजना अभिधा मूला सातवीं व्यंजना कहलाती है, और लक्षणों पर आधारित लक्षणा शब्दों पर आधारित जो व्यंजना होती है उसे लक्षणा मूला सातवीं व्यंजना कहते हैं। लेकिन यहाँ हम सातवीं और आठवीं व्यंजना का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो प्रश्न आता है वो केवल 2 अंक का आता है, और आपको केवल व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देनी है, उसका एक उदाहरण देना है, उसी के साथ आपको सातवीं व्यंजना और आठवीं व्यंजना का वर्गीकरण करना है। उसमें एक एक अगर आपको लाइन याद है तो एक एक उसकी परिभाषा से संबंधित अर्थ परिभाषा देनी है, और सातवीं व्यंजना को आपको अगर हो सके तो अगर ऐसे लिख देते हो तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा विस्तार करते हैं तो और प्रश्नों के लिए हमारे पास समय नहीं बचता है। इसलिए केवल हम यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो आपको व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देनी, उसके उदाहरण देने, और व्यंजना शब्द शक्ति को 2 भागों में बांटा गया है, वो ऐसे चार्ट बना के बताना कि इधर सातवीं व्यंजना है, इधर आठवीं व्यंजना। सातवीं व्यंजना को 2 भागों में बांट दो, अभिधा मूला सातवीं व्यंजना और लक्षणा मूला सातवीं व्यंजना। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। यहां सातवीं व्यंजना का हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है इसका सातवीं व्यंजना का चिरजीव जोरी जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर चिरजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को बटी वृष भानुजा वे या वो हलदर के वीर। उदाहरण है चिरजीव देखो इसमें मात्रा बड़ी आ जाएगी, क्योंकि जोरी जुरे क्यों न श्री गंभीर को गटी वृष भानुजा वो हलदर के वीर। अब ये एक छंद है, इसमें हमें देखना है कि इसमें किस प्रकार से व्यंजना है। चिरजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को गठी वृष भानुजा वे हलदर के वीर, या वो हलदर के वीर। यहां वृष भानुजा और हलदर, यहां शब्द तो एक है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग लिया जाता है। वृष भानुजा और इधर है हलदर वृष भानुजा
भानुजा, यानी वृषभानु की पुत्री, भानु की पुत्री अर्थात राधा। हलदर, हलदर, हलदर का हो जाएगा हल को धारण करने वाले के वीर अर्थात श्री कृष्ण। कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण, हल को धारण करने वाले के वीर। और यहां हो जाएगा वृषभानुजा, वृषभानु की पुत्री। और एक हो जाएगा वृषभ अनुजा, यानी बेल की, वृषभ होता है बेल, अनुजा यानी बहन, बेल की बहन अर्थात गाय। और इधर हलदर, हल को धारण कौन करता है? बेल, और बेल का भाई। इधर क्या हो जाएगा? हलदर, हल को कौन धारण करता है? हल को कौन धारण करता है भाई? बेल के भाई। और एक अर्थ हो जाता है इसका वृषभानुजा, एक अर्थ हो जाएगा इसका वृषभानुजा। तो वृषभ राशि के सूर्य की पुत्री। और इधर हो जाएगा शेषनाग के भाई, हलदर के वीर का मतलब, हलदर के वीर का अर्थ हो जाएगा शेषनाग के भाई, शेषनाग के भाई। तो इस प्रकार से शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग लिया जाता है। इस कारण यहाँ साध्वी व्यंजन, अगर वृषभानुजा और हलदर के स्थान पर अगर कोई दूसरा शब्द रख दिया जाता है तो यहाँ पे साध्वी व्यंजना जो मौजूद है वो साध्वी व्यंजना नहीं रह पाती और यहाँ व्यंजना समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से शब्द में साध्वी व्यंजना मौजूद होती है। आगे हम देखते हैं आर्थी व्यंजना। अब देखते हैं आर्थी व्यंजना। नाम से ही पता चल रहा है आर्थी व्यंजना अर्थात जहां शब्द के अर्थ के आधार पर व्यंजना मौजूद होगी वहां आर्थी व्यंजना होगी। जहां व्यंजना का आधार, जहां परिभाषा हो जाएगी, जहां व्यंजना का आधार शब्द का अर्थ हो, शब्द का अर्थ हो तो वहां आर्थी व्यंजना होती है। तो वहां आर्थी व्यंजना होती है। जहां व्यंजना का आधार क्या हो, व्यंजना का आधार शब्द का अर्थ हो। शब्द बदल जाए भले लेकिन अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो वहां पर आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण सागर तीर मीन तरफत है, तरफत है हुलसी होत जल
पी जल सागर तीर मीन तरपत है, कुल से होत जल भी। उपरोक्त पंक्ति में आर्थी व्यंजना है और यहाँ इस वाक्य को देखने के बाद पता चलता है कृष्ण के पास होते हुए भी, कृष्ण के पास होते हुए भी गोपियां उनके प्रेम के लिए तड़पती है, उनके प्रेम से वंचित रहती है। सागर तीन मीन तरपत है, यानी सागर में रहते हुए भी मछली तड़पती है, कुल से होत जल भी, यानी इस प्रकार से, यानी प्रसन्न तो रहती है लेकिन उनकी प्रसन्नता का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि वो पानी के पास है लेकिन फिर भी उनकी प्यास क्या है, अधूरी है। और यहां भी क्या है, गोपियां कृष्ण के पास तो है लेकिन उनके प्रेम से क्या है, वंचित है। तो यहां पर मीन को उठा दिया जाए, मछली भी रख दिया जाए, तब भी यहाँ पर व्यंजना मौजूद रहेगी, तब भी यहाँ पर आर्थी व्यंजना मौजूद होगी, क्योंकि शब्द के परिवर्तन होने पर या शब्द को बदल देने पर भी अर्थ वो ही रहना चाहिए, तो वहां पर आर्थी व्यंजना मौजूद होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।